हाँ भाई, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं भाई लोगों, आप लोग फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों तक। हाँ जी। कैलाश, गजेंद्र, गुड़िया, विकास, मोहित शर्मा, आनंद सिंह। सर आप आ गए? हाँ बेटा, मैं रात भर चला हूँ, रात भर मैंने गाड़ी चलाई है। अभी पहुंचा हूँ सुबह 8 साढ़े 8 बजे बस। हम्म। हम्म। चलो ठीक है। हाँ भाई, प्यारे साथियों, एक बार बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एयरफोर्स में एफिडेविट लग जाता है क्या? बताएंगे इसके बारे में। और सर ठीक हो? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए ठीक है भाई। तो साथियों, पहला चैप्टर आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस बार जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप पूछते हैं बहुत बार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? और क्यों मैं ये चैप्टर पहले करा रहा हूं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है मेरे साथियों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना आप लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिक्र कर लेते हैं। आ रही है आवाज? ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हमारे चैप्टर का नाम है। ध्यान से सुनिए। जब आप किसी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का रोल कौन निभाता है आपको पता होना चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन। या तो नाउन या प्रोनाउन किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपने जो अभी तक बेसिक पढ़ा, यार वो तो आपके एनडीए का पेपर देखा होगा आपने, ऐसे ही एज इट इज निकाल दिया होगा। आपको मैं एनडीए के पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन दिखाऊंगा 10। बिल्कुल ऐसे था हलवा, जैसे अगर आपने पढ़ा है ना, अगर आपने उसको बेसिक को ढंग से पढ़ा है, आप भी निकाल दोगे उसको। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था रिवीजन करते रहना, बड़ा मजा आने वाला है इस बार आपको। सब्जेक्ट या तो नाउन काम करता है या प्रोनाउन करता है, पहली बात। इस सब्जेक्ट के अनुसार जब आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो, या उसी सब्जेक्ट के अनुसार आगे दिया हुआ कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो, तो इसी को हम कहते हैं बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे बात समझ में? आप कहोगे सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई हमें, ये बात तो मुझे क्लियर, आपकी बात तो क्लियर हो गई कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। लेकिन ये जो बात है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव लगेगा, ये वाली बात समझ में नहीं आई। इसका कोई एग्जांपल दे दो तो अच्छा हो जाए। लेट्स सी, देखो मैंने यहां पे कहा आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। फिर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। हर होमवर्क। अब तुम मुझे एक बात बताओ जल्दी से, इन दोनों सेंटेंस में अगर देखा जाए
तो जो आई है और शी है दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जब सब्जेक्ट मेरा शी हुआ तो मैंने उसके हिसाब से जो वर्ब लगाई वो क्या लगाई, हैज लगाई। और उसी शी के हिसाब से मेरा जो एडजेक्टिव लगा वो क्या लगा, हर लगा। ऐसे ही जब मेरा सब्जेक्ट यहां पर था आई, तो मैंने आई के हिसाब से वर्ब क्या लगाया, हैव लगाया। और आई के हिसाब से ही मैंने क्या लगाया, माई लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लग रही है वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लग रहा है कौन, एडजेक्टिव। आगे बात समझ में, बात क्लियर हो गई यहां तक। अब आप कहेंगे सर यहां पर आई है और यहां पर शी है, यहां दोनों में थर्ड फॉर्म क्यों आई? तो मैं कहूंगा बेटा ये थर्ड फॉर्म डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। और आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मेन वर्ब को करते हैं। किसको करते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो हाँ जल्दी, कमेंट में सीधा एक्टिव रहो मेरे साथ फटाफट, अगर आपको ऑनलाइन वाला फील लेना है। बताया था कि नहीं बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, बेसिक पढ़ाने का क्या मतलब है, बेसिक पढ़ाने का यही तो मतलब है कि यहां पर काम आए। क्या पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब चेंज होती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस है मेरा, बताना मुझे। मैंने आपसे कहा शी गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल, बताओ इन दोनों में से आंसर क्या होगा, गो या गोज? फिर मैंने आपसे कहा शी डज नॉट गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल। तो मैंने पूछा बच्चों बताओ क्या आंसर, आपने कहा सर यहां पर देखो, यहां पर तो आंसर होगा शी के अनुसार, यानी कि शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अनुसार आपका यहां पर हो जाएगा गोज, शी गोज टू स्कूल। लेकिन इस वाले में अगर देखा जाए तो जो ये शी है, इस शी के अनुसार आप गोज नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या चेंज कर दिया, मेन वर्ब। लेकिन यहां सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये रही मेन वर्ब, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो मेरे दोस्तों जब सब्जेक्ट के बीच में और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगती है, मेन वर्ब। और डू और डज जो होते हैं, अबे तेरी, डू और डज जो होते हैं ये अपने पीछे एसएईएस नहीं लेते हैं। तो यहां पर जो एसएईएस नहीं लगा वो डज के हिसाब से नहीं लगा। तो आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि जो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू, डज, डिड, आज के बाद अपने दिमाग में सेट कर लो, ये अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, बेस फॉर्म लेती हैं। कोई एसईएस नहीं, कोई आईएनजी नहीं, कुछ नहीं लगेगा, भूल जाओ सब कुछ। ठीक है, ओम जी बाजपेयी आपकी आवाज पहुंच रही है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो समझ में आया भाई, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है वर्ब और सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब यही बात आपको नोट्स में दी हुई है। नोट्स जो है या तो आप लोगों को मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले हैं तो अभी डल जाएंगे, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, इसकी आप चाहें लिख लेना। लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन लिखने में जो सुकून आता है ना वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, लर्न भी हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं ये सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, बाकी पेपर में इनका कोई मतलब नहीं होता, बस आपको समझने के लिए होती हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं। इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में
जो वर्ब है वो एग्री करनी चाहिए किसके अनुसार? विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन या अकॉर्डिंग टू द नंबर यूज होती है सब्जेक्ट के, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इसी को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। तो जिसको इंग्लिश में समझ आई हो उसको हिंदी जरूर समझ में आई होगी, ठीक है? तो ये हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है? तो क्या बोला इसने? किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का नंबर या सब्जेक्ट का पर्सन। आप कहोगे सर नंबर और पर्सन में क्या फर्क है? तो पर्सन होते हैं, सॉरी नंबर होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट का नंबर बता देता हूं, सब्जेक्ट का नंबर होता है या तो सिंगुलर या प्लूरल, और नंबर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लो जी, इसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा पिक्चर मेथड से समझा देता हूं। देखो भाई, सब्जेक्ट के दो चीजें होती है, या तो सब्जेक्ट का होता है नंबर, ठीक है, या तो सब्जेक्ट का क्या होता है? नंबर होता है, या सब्जेक्ट का क्या होता है? पर्सन होता है। इनके अनुसार वर्ब लगती है। और नंबर क्या होते हैं दोस्त? नंबर होते हैं प्लूरल, मतलब सॉरी दो, या तो होता है सिंगुलर या होता है प्लूरल। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपसे कहूं सिंगुलर, सिंगुलर में मैंने आपसे कहा बॉय, सिंगुलर नंबर, फिर मैंने कहा बॉयज, ये प्लूरल नंबर। अब आता है पर्सन, पर्सन की कैटेगरी कितनी है? 3, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं जल्दी से बताओ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट या दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। तो तुम्हारा ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया है। सर आपने रॉबिन सर की इंग्लिश बहुत अच्छी करा दी है। रॉबिन सर मेरे वो स्टूडेंट है जो इस बार पेपर निकालेगा सीजीएल का। अब तुम देख लो, रॉबिन सर की अगर मैं इंग्लिश अच्छी करा सकता हूं तो तुम्हारी तो मेरे भाई मैं आराम से करा सकता हूं। बस फर्क यह है कि रॉबिन सर रिवीजन करते हैं रोजाना जो भी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट होगा। आगे बढ़ो, ये सब नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको लिखी हुई। देखो सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है या तो सिंगुलर या सब्जेक्ट होता है प्लूरल, ठीक है? सिंगुलर होगा तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो वर्ब लगेगी प्लूरल, और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? आ जाओ जी, एग्जाम्पल, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, ठीक है? कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स सीखते हैं। पहला, रोहन सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर रोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया? इज आ गया। फिर उसने कहा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया? आर आ गया। दे कैसा है? दे प्लूरल है तो इसीलिए यहां पर क्या आ गया? वर आ गया, ठीक है? आ जाओ जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ते समय। पहला, वर्ब हमेशा जो है ना, वर्ब ऑलवेज फॉलोज द मेन सब्जेक्ट। अब इस लाइन को समझाने के लिए मुझे एक आपको थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा क्या, ये रहा एग्जांपल तो यहीं पर है, या रुको जरा, इससे भी पहले अपनी तरफ से एक देता हूं जरा, लिखो। देखो मान लो मैंने आपसे कहा द फादर ऑफ चिंटू एंड पिंटू इज ऑब्लिग आर इन दिल्ली। चिंटू और पिंटू के जो पिताजी हैं वो दिल्ली में हैं। अब कई बच्चे इसलिए परेशान रहते हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता कि हम सब्जेक्ट किसको बनाएं। तो देखिए इसके लिए भी आपको आसान तरीका बताता हूं। यहां ऑफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्रेपोजिशन।
प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट, जो कि आपको मैंने पढ़ाई दिया था बेसिक्स में। प्रपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करता, ऑब्जेक्ट का। तो चिंटू और पिंटू भले ही एंड से जुड़े हों और ये प्लूरल हों, लेकिन ये किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? फादर। तो दोस्त फादर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। मान लो मैंने आपसे कहा द ब्रदर ऑफ these girls is oblique are working in TCS। TCS एक कंपनी का नाम है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। ऑफ क्या दिखाई दे रही है आपको? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो गर्ल्स यहां पर क्या हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट। हालांकि प्लूरल है लेकिन गर्ल्स ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? ब्रदर। ब्रदर कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होगा? इज। लो जी मेरे भाई, बात क्लियर हो गई। कोई एक बच्चे को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब आ जाओ जी। इज ऑब्लिक आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कॉज ऑफ कैंसर। अच्छा, यहां पर ना इज ऑब्लिक आर से पहले सब्जेक्ट छूट गया, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? मैंने लगाया स्मोकिंग। अब मुझे बताओ स्मोकिंग के हिसाब से इज आएगा या आर आएगा? फटाफट। स्मोकिंग इज ऑब्लिक आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर। बताओ भाई बताओ। देखो, स्मोकिंग जो है मेरे भाई वो कितनी प्रक्रिया का नाम है? स्मोकिंग जिरंड है। जिरंड है तो यहां पर नाउन है। आपको मैंने निकालना सिखाया था। ये नाउन है। ये कैसा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। बात होती है क्लियर यहां तक सभी को? दूसरा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। ऑफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो एप्पल्स, एप्पल्स यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? क्वालिटी। कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है क्वालिटी, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर हो जाएगा। बात में दम है नहीं है? मजा आया कि नहीं आया बात में? कोई डाउट है या नहीं है? डाउट नहीं होना चाहिए बस यहां तक। हाँ, स्मोकिंग जिरंड भी होता है गुड़िया और नाउन भी होता है। एक्चुअल में जिरंड नाउन का ही काम करता है। जिरंड नाउन ही होता है। ठीक है, अगर ये मैं जिरंड कह रहा हूं तो ये नाउन ही कह रहा हूं, बात एक ही है। अच्छा जी, अब देखिए द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब इतने बड़े सेंटेंस में हमारे बच्चों से एरर नहीं निकलता और वो कहते हैं सर हमें तो समझ ही नहीं आता कि हम कौन से वर्ड को सब्जेक्ट माने। तो उनका दर्द कम करता हूं। ऑफ अपने आप में यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो ये डिसीजन है ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो लिया गया टेकन बाय, किसके द्वारा? बाय फिर से क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पीछे क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी ऑब्जेक्ट है। हर प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। एक परिणाम होता तो कॉन्सिक्वेंस, बहुत सारे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सिंगुलर हुआ या प्लूरल? तो आपको कहोगे सर प्लूरल हुआ। जब ये प्लूरल हुआ तो मेरे भाई इस कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग ही आप आंसर क्या लगा दोगे? वर लगा दोगे। मजा आ गया ना बात में? गुड, शाबाश। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताता हूं कैसे निकलेगा। द अपील ऑफ। ऑफ यहां पर क्या है? प्रपोजिशन है। इस प्रपोजिशन के पीछे विक्टिम्स क्या है? विक्टिम्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अपील किसकी? अपील विक्टिम्स, जो पीड़ित लोग हैं उनकी अपील। किस चीज की? टू ट्रांसफर। अब ट्रांसफर क्या हो गई? वर्ब। वर्ब भी तो अपने पीछे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसफर द केसेस, तो केसेस भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रिलेटेड टू, टू हो गया प्रपोजिशन।
इस प्रपोजिशन के बाद रॉइट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हो गई? फिर से टू प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन के बाद सम अदर स्टेट्स, ये भी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक्चुअल में कौन हुआ यहां पर? सब्जेक्ट हुआ अपील। तो कैसा, कितना अपील है? एक, तो एक ही तो अपील है, और एक अपील है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर हो जाएगा हैज। अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया। अंशिका चौधरी कह रही है सर इसका आंसर होगा हैज। हाँ बेटे हैज ही होगा, देखो मैंने भी हैज ही निकाला है, लेकिन मेथड देखो, मेरा जो मेथड है वो इतना स्ट्रांग है कि आप कोई ताकत नहीं है जो इसे फेल कर सके, क्योंकि आप बेसिक से चल रहे हो, आप प्रपोजिशन वगैरह सब ढूंढ के चल रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट भी निकाल रहे हो और आप सब्जेक्ट भी निकाल रहे हो। सिर्फ तरीका आना चाहिए, तरीका आना बहुत जरूरी होता है। तुमने स्टोरी नंबर 2 रिवाइज करी क्या, जो मैं पढ़ा के गया था? और अगर रिवाइज करी तो फिर कल या परसों में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनवा के डलवा देता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए साथ के साथ। बताओ भाइयों, बताओ फटाफट। शैलेश रीजनिंग की क्लास चल तो रही है आप लोगों की? लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, फ्लावर्स। फ्लावर्स मतलब फूल। अब आ जाओ जी, फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं, आर जस्ट पिक्ड। मुझे बताओ कौन तोड़े गए हैं? फूल। तो आप कहोगे सर फ्लावर्स तो प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो इसके बाद आंसर क्या होना चाहिए? आर। तो आर सही है। फूल जो अभी अभी तोड़े गए हैं वो 15 सेकंड में सड़ने लग जाएंगे। कौन सड़ने लग जाएंगे? फूल। तो इसका मतलब यहां फ्लावर्स के अकॉर्डिंग ही तो उनको तोड़ा गया है, और फ्लावर्स ही सड़ने लग जाएंगे, तो प्लूरल के साथ एसआईएस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ एसआईएस लगेगा, प्लूरल के साथ एसआईएस वर्ब में नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना बड़े ध्यान से। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज ऑब्लिक आर द हिमालयाज। और मैं इसको दूसरे नजरिए से लिख के दिखाता हूं तो कम से कम कई सौ बच्चों के डाउट दूर हो जाएंगे। द हिमालयाज इज ऑब्लिक आर along the northern frontier of India। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर उसने ऐसे क्यों लिख के दिया? तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है कोई सा भी, लेकिन आपको वर्ब ढूंढने में आसानी होगी। अब आपको समझ में आया कि यार एक्चुअल में हिमालयाज के अकॉर्डिंग यहां वर्ब पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब हिमालयाज अपने आप में कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि इट इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स। सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये रेंज होती है। तो अब ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा द हिमालयाज आर। लेकिन इसको बड़ा अजीब सा लिख रखा है, लेकिन मैं इसका भी तरीका समझाता हूं आपको कैसे पहचानोगे। अलोंग जो है ना बच्चा, वो अपने आप में प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेती है? प्रपोजिशन अपने पीछे लेती है ऑब्जेक्ट। तो नॉर्दर्न फ्रंट ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर से अपने आप में क्या है? प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंडिया। तो अब सोचो, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका मतलब इसने आगे लिख रखा है। तो कई बच्चे ना इसलिए परेशान होते हैं कि यार आगे क्यों लिख दिया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आर। अब तो मुझे लग रहा है एक एक बच्चे का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर वीरेंद्र राठौर सर 5 बार रिपीट कर दो। देख बेटे, यहां तेरे को इसलिए तो डाउट हो रहा है कि जब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आर आ गया तो फिर आप दोबारा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बेटे इसमें दैट जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो ये जोड़ने का काम करता है।
है ना। और जब ये जोड़ने का काम करता है तो ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, बट सब्जेक्ट एक ही है, फूल। फूल ही तो तोड़े गए और फूल ही सड़ रहे हैं। तो फूल अगर फ्लावर्स प्लूरल है तो तोड़ने की सेंस में भी प्लूरल आएगा और सड़ने की सेंस में प्लूरल आएगा। तो उसने यहां तो प्लूरल दे दिया, लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये आंसर होगा बिगिन। कहीं ये वाला डाउट तो नहीं है तुम्हारा कि सर प्लूरल में तो ऐसे ही ऐसा लगता है? बताना जरा, कि ये वाला डाउट तो नहीं है किसी का? सुन लो पहले। जब नाउन को प्लूरल बनाएंगे, बनाएंगे कैसे लिखेंगे हिंदी में? बनाएंगे, तब क्या करना है? तब जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, यही तो होगा। स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन जब वर्ब को प्लूरल बनाएंगे, तब क्या करेंगे? जैसे गोज का प्लूरल होगा गो, ठीक है। कम्स का प्लूरल होगा कम। तो उल्टा चलता है। अब तुम्हारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका तो ये डाउट ही होगा, यार ये तो अपने आप ही सॉल्व कर दिया सर ने। देखो उल्टा होता है। वर्ब में एस कब लगता है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब। ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। ये कैसी वर्ब मानी जाएगी? प्लूरल, यानी कि प्लूरल के साथ आएगी। कम, ये कैसी मानी जाएगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन यहां पर नाउन कैसा है? ये सिंगुलर नाउन। यहां पर कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। यहां पर ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। यहां पर ये कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। शैलेश कह रहा है सर क्या वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ सकता है? यस, हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। शिवी कह रही है सर आप हिंदी क्यों कम लिख पाते हैं? क्या आपने कभी हिंदी की पढ़ाई नहीं पढ़ाई की? क्या क्या लिख हिंदी की पढ़ाई नहीं की? हाँ, मैं एक्चुअली बचपन से सीबीएसई में था, तो कभी लिखने में, वहां तो सब इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो हिंदी में लिखने का कभी वो मिला नहीं मौका, इसलिए फिर वो बन नहीं पाई बात। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। चिंता का विषय केवल टाइगर नहीं है। तो टाइगर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। इसके हिसाब से आ गया आर, इज, ठीक है। देयर इज ऑब्लिक आर हाइनास टू। हाइनास जो होता है वो 12 सिंगा होता है। तो चिंता का विषय कौन भी है? हाइनास भी है, 12 सिंगा भी तो है। तो अब ये बात ध्यान से सुनो कि हाइनास क्योंकि यहां पर प्लूरल है तो इसी के हिसाब से इस बार क्या आया है? आर आया है। क्योंकि देयर से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो उसमें देयर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यहां पर ये सेंटेंस में यूजलेस होता है, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आती है वो आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। जैसा ये नाउन प्रोनाउन होगा वैसी ही वर्ब होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हाइना, अगर हाइना होता तो सिंगुलर आया तो इज आ जाता। बस बात ये है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, लीवर में कहीं भी हो, फटाफट जल्दी से लिख के बताओ कि हाँ जी डाउट है। नहीं है तो क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। शरीर के किसी भी अंग में अगर आपके डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए फिर।
लो जी भाई, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे भाई चैप्टर नंबर 1 का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब यहां तक क्या चल रहा था? यहां तक चल रहा था बेसिक्स। और मेरी क्लास में सबसे अच्छी चीज आपको यही मिलेगी दोस्त, कि आपका बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ये नहीं कि सीधा पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 को हम देखिए, मकान खड़ा करने के लिए नींव मजबूत करना जरूरी है। तो आप पहले चीजों को समझो, तब आओ। अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। आप एक काम करो, जॉनी को बोल दो मुझे कॉल कर देगा, अभी मैं क्लास में हूं। हाँ। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला है टाइप 1 आपका। क्या है टाइप 1? देखो, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं, किससे जोड़े जाएं? एंड से जोड़े जाएं, तो कैसी वर्ब उनके साथ इस्तेमाल होती है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, रमेश एंड महेश। तो रमेश अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। महेश अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। जब सिंगुलर सिंगुलर मिलके जुड़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे? प्लूरल। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। तो इसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा? हैव। रमेश एंड महेश हैव ऑलवेज बीन एट लॉगर हेड्स। देखिए, एट लॉगर हेड्स एक ईडियम होता है। एट लॉगर हेड्स, ये अपने आप में एक ईडियम होता है, और इसका मतलब होता है एट स्ट्राइफ। एट स्ट्राइफ का मतलब होता है दुश्मनी होना, झगड़े में होना आपस में, क्वेरल होना आपस में एक दूसरे में। सर प्लीज 7 क्वेश्चन फिर से बता दो। अच्छा जी, लो जी। द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, फुल स्टॉप। देखिए, फुल स्टॉप लग गया तो ये तो खत्म हो गया इधर ही, इतने पे ही, इसको तो तुम छोड़ दो। टाइगर के हिसाब से हमने इज लगा दिया, बात खत्म। अब मुद्दा है कि ये वाले में यहां पर देयर के हिसाब से क्यों नहीं आया? तो मतलब आपका कहना ये है कि सर थोड़ा सा देयर को और खोल दो। लो जी, खोल देंगे हम। मैंने आपका, वैसे तो ये इसमें आगे दिया हुआ है, देयर जो है ना बेटे, आगे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो अभी यही बता देता हूं। देखो, जब भी आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो याद रखना देयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ये तो डमी सब्जेक्ट है, मतलब इसका अपना कोई मीनिंग, अस्तित्व नहीं है। इसके बाद दिए हुए नाउन या दिए हुए प्रोनाउन जैसा भी होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगी। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। अब एक दो एग्जांपल ले लोगे तो तुम्हारा सारे डाउट दूर हो जाएगा। मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, देयर वॉज ऑब्लिक वर अ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, क्लास में एक स्टूडेंट था। दूसरा, देयर वॉज ऑब्लिक वर, वॉज ऑब्लिक वर ओ मित्रा, ओ यारी छोड़ के मत जाना। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। अब बताओ, शरीर के किसी अंग में डाउट है? दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दा, लीवर, हॉर्मोन्स, कहीं कुछ, कहीं भी बताओ।
अंकित बेटे, मुझे पता है राजपूती खून है तेरा, थोड़ा सा शांति रख। नहीं तो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब हिला के रख दिए जाएंगे तेरे। ओ मित्रा ओ यारा यारी। भाइयों अंकित कह रहा है कि सर स्लो मत पढ़ाओ। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं रफ्तार पकड़ लूं तो क्या जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी उतना डीप में नहीं पढ़ाया, जिनके डाउट्स हैं, क्या वो सॉल्व हो पाएंगे? क्या तुम ऑफलाइन क्लास में बैठे हो? क्या तुम्हें सामने मुझे देख के समझ में आ रहा है? भाई मैं तो तुम्हारी बातों से ही तो फील कर पा रहा हूं, या अपने आप समझा पा रहा हूं, या अपने आप मान ले रहा हूं कि ये डाउट हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाना आसान नहीं होता दोस्त, और सबसे बड़ी बात है जब बेसिक्स होता है। ये बैच बेसिक के नाम से है, ठीक है? ये बैच ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में एक दिन में 200 100 क्वेश्चन होते हैं। तो प्रैक्टिस होना और ये होना दोनों में फर्क है, समझ रहे? तो अपने हिसाब से मत सोचो, ये सोचो कि इसमें कितने बच्चे, इस बैच में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, और बहुत सारे बच्चे उस स्पीड से भी नहीं समझ पाते। तुम्हें अगर लग रहा है स्लो, तो तुम एक काम करना ना, तुम इंटू 2 में करके देख लेना इसको बाद में, है ना? क्यों एक अपने चक्कर में बाकियों का नुकसान करा रहा है? कभी अल्लाह प्रधान जी कह रहे हैं कि सर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। बेटा हर जगह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कुछ कंडीशन, जैसे तुम कह रहे हो सर ये तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन में ऐसा ही होता है, रिवर्स होता है, पहले वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त, ये सब्जेक्ट है। गुड़िया कह रही है सर नहीं ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र राठौर कह रहे हैं सर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाइए। धीरज कह रहा है सर बिल्कुल बेसिक से ऐसे ही पढ़ाइएगा। शेखर तिवारी कह रहे हैं सर आपके अलावा किसी की इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ओके। कुमार कह रहे हैं सर अभी इसको कुछ पता नहीं है, ये नादान है बच्चा। गुड़िया जी रहे हैं ऐसे नहीं है सर, ये अभी आपकी स्पीड को जानते नहीं। ये बात, ये सांभा, अभी तुम हमारी स्पीड से वाकिफ नहीं हो दोस्त। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यू एंड आई, अगर सिर्फ आई होता तो मैं एम लगा देता, लेकिन कमबख्त यू भी तो जुड़ गया ना इसके साथ। तो यू एंड आई जब जुड़ गए तो ये पूरा अपने आप में क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल माना जाएगा तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? आर गोइंग टू मीट अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अब नेफ्रोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है? किडनी का, किडनी स्पेशलिस्ट। ठीक है, ठीक है भाई अंकित राजपूत। अगर ज्यादा वो करेगा ना तो नेफ्रोलॉजिस्ट के बाद भेज दूंगा, तेरी किडनी निकलवा लूंगा वहीं पर, ठीक है? संचिका यादव कह रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही लगता है ना। अब संचिका जी इसको समझाओ। अरे समझा चड्ढा, इसको समझा क्या चाहता है ये, क्या यहीं पर अभी खून हो जाए? मोहित, रवि और शी, ये अपने आप में क्या हो जाएंगे? तीनों प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आर। एल्यूमिनी कौन होते हैं? एल्यूमिनी होते हैं एक्स स्टूडेंट्स, किसी जगह के एक्स स्टूडेंट्स होते हैं। शैलेश कुमार कह रहा है क्या सर इसी को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं? हाँ, जो ये मैंने अभी बताया था ना डमी, डमी, इसी को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई। द पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स, एस लगा लेना, इसमें गलती है। पीएम और उसके मंत्री, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। और जब ये प्लूरल हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? आर, ऑन वर्ल्ड टूर। ठीक है। पूजा और आयशा कैसा है? ये अपने आप में प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है। बुक फेयर होता है मेला, किताबों का मेला।
रोहन एंड हिज मेंटोर, रोहन और उसका मेंटोर, मेंटोर मतलब उसका टीचर जो भी होगा, गाइड, तो ये प्लूरल हो गया, तो आंसर हो जाएगा हैव। माई फादर एंड माई मदर दोनों अलग अलग इंसान है, तो ये हो गया प्लूरल। जब ये प्लूरल हो गया तो बताओ कहां जाऊं, जल्दी से बताओ, मैं गाड़ी नीचे लेके आता हूं, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, वांट या वांट्स। अंजलि सिंह राठौर, हाँ जी, क्या कह रही हैं सर, आपकी क्लास में बोर नहीं होते हैं? हाँ, क्योंकि मैं मुजरा भी करता रहता हूं ना साथ के साथ। गुड 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 गुड़िया गुड। देखिए जी, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो दोस्त, अब मैंने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और वर्ब प्लूरल बनानी हो, तो प्लूरल के लिए ऐसे, ये तो एस लगता है सिंगुलर में, तो वर्ब में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वांट इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 1, बताओ किसी को डाउट रहा हो? कोई डाउट नहीं होगा किसी के, 1% भी डाउट नहीं होगा किसी के मन में। आ जाओ जी, टाइप 2 की तरफ आ जाओ। यदि दो या दो से अधिक शब्दों को एंड कंजक्शन से जोड़कर किया जाए, तो इसमें एक वस्तु का बोध अगर हो तो सिंगुलर का प्रयोग होता है। मतलब समझिए, कहने का यह है, अभी तक क्या कर रहे थे आप, जब एक और एक को जोड़ रहे थे तो यह प्लूरल बन रहा था, लेकिन अब एक और एक जुड़ के सिंगुलर ही रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर। एक और एक जुड़ के क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अभी तक एक और एक क्या हो रहा था? प्लूरल। अब एक और एक सिंगुलर। ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें एक और एक सिंगुलर होता है। तो आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो उसका आपको रीजन देंगे ना, आ जाइए। जैसे कि स्लो एंड स्टडी, अब स्लो और स्टडी कहने को एंड से जुड़ रहे हैं, प्लूरल होने चाहिए, बट इन दोनों का मीनिंग एक होगा। जब भी दो नाउन, देखो, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ेंगे, मान लो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, अगर ये दो नाउन एंड से जुड़े और इसका मीनिंग सेम, एक ही मीनिंग आया निकल के पूरे का, तो ये पूरा पता है प्लूरल नहीं होगा, कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, आ जाओ तो स्लो एंड स्टडी का मतलब क्या होता है? परसिवरेंस। परसिवरेंस होता है निरंतरता। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? विंस, SEIES। और लिख लो इसको, पेपर में आएगा ये, 100% आएगा। ओ यारा यारी भूल मत जाना। प्रतिभा गुप्ता कह रही है सर क्या मेरी कमेंट दिख रहा है? मेरे को सब दिख रहे हैं। हाँ जी, ब्रेड एंड बटर, बताओ जी, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कैसा है ये ब्रेड एंड बटर? क्या ये यहां पर ब्रेड अलग है, ये खाने वाला ब्रेड है, बटर अलग है? नहीं, यहां पर ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। रोजी रोटी का मतलब है इनकम, इनकम, लाइवलीहुड, आजीविका। रोजी रोटी कमाना जो है वो एक अपहिल टास्क हो गया है, मतलब डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन काम हो गया है। ठीक है, इन दिस रेट रेस, रेट रेस क्या होता है? कैसा कंपटीशन होता है रेट रेस? टफ कंपटीशन। ठीक है, कैसा कंपटीशन? टफ। तो ब्रेड एंड बटर यहां पर सिंगुलर होगा दोस्तों या प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो इसका आंसर क्या होगा? इज हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज। गुड़िया जी कह रही है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही मीनिंग निकलेगा? क्या ये वर्ड याद करने पड़ेंगे? जी गुड़िया जी, जितने मैं दे दूंगा 10-15 उतने ही करने हैं, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। बस एक्सपीरियंस आदमी से पढ़ने का यही फायदा है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है यहां पर कानून, एक ही अर्थ है इसका, तो आंसर हो जाएगा इज। कास्ट एंड क्रीड, इसका मतलब है जातिवाद, एक ही मीनिंग है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्त इज, इसका भी इज।
ठीक है, तो जातिवाद इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में एक बड़ी समस्या है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, मेरा दोस्त, मेरा फिलोसफर और गाइड। देखिए अगर यहां तीनों में माय लगता तो ये तीन लोग हो जाते, ठीक है, लेकिन एक ही में लगा है माय, तो इसका मतलब है कि ये एक ही व्यक्ति है जो फिलोसफर भी है और गाइड भी है। तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। मतलब एक ही आदमी है जो फिलोसफर भी है और वो गाइड भी है और उसका वो दोस्त भी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब कुछ लोग पता है यहां पर क्या कहेंगे एकदम से, उनके दिमाग में अब नहीं तो थोड़ी देर में क्या आएगा कि सर ऐसे तो यहां पर माय केवल फादर से पहले लगा है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि फादर और मदर एक ही नहीं हो सकते ना, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह भी अप्लाई मत करना जहां पर पॉसिबल ना हो, ठीक है। अब माय ब्रदर और सिस्टर आप एक ही व्यक्ति के लिए नहीं यूज करोगे, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन आपका फ्रेंड, आपका फिलोसफर और आपका गाइड एक ही व्यक्ति हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर इज आ जाए, हैज आ जाएगा, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरियज, तो देखो मैं आपके डाउट जो हो सकते हैं वो खुद ही ले लेता हूं अपने आप। तो घोड़ा तांगा, इसको हिंदी में कहते हैं घोड़ा तांगा। ओ तांगे वाली तो कल फिर आना, नहीं गाना तो कुछ और था ना, क्या था वो गाना, ओ फिरकी वाली तू कुछ और था या मैं ऐसे ही गा रहा हूं। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब किसका, ये तो घोड़ा तांगा है, ये बता तो दिया, फ्रेंड फिलोसफर और गाइड। गाइड मतलब जो मोटिवेट करता है, लीड करता है आपको। यहां तक क्लियर हो गया भाई। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स जो है यहां पर एक तरीके के एक प्रकार का भोजन है, ये बंगाली लोग खाते हैं इसको, कह दिया ना उसने माय फेवरेट डिश, तो इसका मतलब ये एक ही यूनिट सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। आंसर हो जाएगा इसका इज। द सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस पूरे का एक ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है समरी। समरी मतलब सारांश, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। इस चैप्टर का जो सारांश है, जो समरी है, इज ऑब्लिक इज लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है नॉट अंडरस्टूड, वो मुझे समझ में नहीं आया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, घोड़ा तांगा क्या होता है, घोड़ा तांगा क्या होता है, घोड़ा तांगा नहीं वो तो जिसमें घोड़ियां, घोड़ा जुड़ा होता है और तांगा जिसे बैठे ऊपर पुराने जमाने में चलाते तुगड़ुक 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 ऐसे करके, वो वाला। सर क्या गाते हो आप, इसके लिए आपको अलग पेमेंट लगेगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ जो तुम एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे हो ना, जो तुम एक सुपरस्टार सिंगर की आवाज सुनने को मिल रही है तुम्हें, ठीक है, आने वाले समय में तुम्हें ये आवाज जो है सुनने को नहीं मिलेगी, इसके फिर तुम्हें टिकट लेने पड़े करेंगे, देख लो। अभी तुम फ्री फंड में इसका आनंद ले रहे हो। द एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स का मतलब होता है बहाव। टाइड्स प्रपोजिशन के बाद ये टाइड्स प्लूरल है बट ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो दोस्त जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर सब्जेक्ट कौन होगा इसका, इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्कीम एंड प्लान, स्कीम और प्लान का मतलब होता है योजना, एक ही मीनिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, हाँ जी। अंकित राजपूत कह रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेट हो गई है, और आपको पता ही है वही अंकित है जो भी कह रहा था कि सर ऐसे मत पढ़ाओ। बताओ इसका क्या किया जाए।
तो जब भी तुम्हें कभी आज के बाद ऐसा कोई कमेंट में निगेटिव बोलता हुआ या डिमोटिवेट करता हुआ मिले, तो समझ लेना कि उसके साथ कोई ना कोई दर्दनाक हादसा है या वो शिकार है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज, इसका मतलब होता है फायदा। इस प्रोजेक्ट का जो फायदा है वो बहुत ह्यूज, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा वॉज। 2 and 2 मिलकर, 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं? 4, मेक्स। ये फ्रेज है, प्रोवर्ब। योर परमिशन एंड अप्रूवल, परमिशन और अप्रूवल एक ही चीज है। इस पूरे का अर्थ है अनुमति, तुम्हारी अनुमति। तो आंसर हो जाएगा इसका इज। इतने एग्जाम्पल कराता हूं ना मैं हर उसमें कि बच्चे को डाउट ही नहीं रहेगा। प्लान एंड एजेंडा, इसका मतलब भी योजना ही होता है। ऑफ द मीटिंग, सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन अनरेवल्ड। अनरेवल का मतलब होता है डिस्क्लोज, अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थे एग्जाम्पल में। अब कुछ मैंने अलग से पेयर दिए हुए हैं, जैसे कि बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर, लॉन्ग एंड शॉर्ट, समरी सारांश, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ठीक है, हैमर एंड सिकल, ऑनर एंड ग्लोरी, फन एंड फ्रॉलिक, आर्ट एंड कल्चर, पार्ट एंड पार्सल। ये सारे जितने भी पेयर हैं इनको एक बार लिख लेना, सारे के सारे। ठीक है, हार्ट एंड सोल एंड ये सब, ये सारे कैसे है? सिंगुलर। और इनके साथ कैसी वर्ब यूज हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि ये नया है, पेचीदा सा टाइप है। यहां से कल स्टार्ट करूंगा। और अब मेरी बात सुनो, एक चीज और सुनो, दीक्षा बिश्नोई सर इसका मॉक डलवा देना। नहीं बेटे, इसका मॉक कैसे डलेगा? इसके तो मॉक क्वेश्चंस डलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब डलेंगे। वो डलेंगे चैप्टर के लास्ट में, या कहो तो बीच में डलवा दूंगा, ताकि तुम खुद पहले कुछ धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, लेकिन एक काम की बात सुनते चले जाओ, जिसको सुनने के बाद आपका मन करेगा कि बस जल्दी से कैमरे में को कूद के और सर जी को एक झप्पी पा दे हम अभी। ठीक है, क्या कि अभी मैं आप लोगों को एक पैसेज डलवाऊंगा आज की क्लास में। क्या डलवाऊंगा मेरे मुन्ना? पैसेज। इस पैसेज का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन। कैसा? रिकॉर्डेड। कहने का मतलब है कि आप पैसेज को घर पे सॉल्व करोगे और आप कहोगे सर ये तो आपने दिल की बात ही कह दी, कि मतलब इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता कि एक तरफ ये भी चल रहा है ग्रामर वो कैब और ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्टार्ट हो गया। तो दिन का कितना मिलेगा? दिन का एक पैसेज मिलेगा। आप कहोगे सर बस एक तो करो, जब एक एक करने लग जाओगे आदत हो जाएगी तो दो भी करवा देंगे। तो एक पैसेज दिन का मिलेगा और एक पैसेज आप रोज करोगे, उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन। लाइव नहीं कराऊंगा, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, जिससे कि फटाक से इंटू 2 में करके तुम उसे देख लोगे। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस अभी से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो भाई इसीलिए ये आपका पैसेज हमेशा आपको शाम के समय में मिला करेगा। तो शाम को जब दिमाग थक जाए तो शाम को इसको सॉल्व करना, अभी तो इसके नोट्स बनाना, रिवीजन करना जो आपको पढ़ाया है इतना। ठीक है, इसका पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। हाँ जी, इसका भेज देंगे। गुड़िया कह रही है सर पर डे मिलेगा। हाँ, पर डे दिन में एक पैसेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जी, मिलते हैं कल आपको इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद।